तो आज हम लोग जीव विज्ञान के बारे में बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हम प्रमुख पुस्तकें और कुछ प्रमुख उनके राइटर एवं उनके प्रमुख खोजों के बारे में जानेंगे कि किस साइंटिस्ट ने, किस वैज्ञानिक ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है, किस सन में लिखी है और उनके द्वारा कौन कौन सी खोजें की गई हैं। कुछ आविष्कार हैं साइंटिस्ट द्वारा किए हुए वायरस और विषाणु एवं जैविकी के अंतर्गत, तो वह हम आज अध्ययन करेंगे। तो इसी सीरीज में हम पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ये अरस्तु को माना जाता है और इंग्लिश में इनको एरिस्टोटल कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की शाखा एपीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन आता है, जिसमें हम मधुमक्खी पालन से संबंधित बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। और इसमें एक रानी मक्खी होती है जो सभी मधुमक्खियों का लीडर होती है, उसी के अनुसार सभी मधुमक्खियाँ वो जिधर जाती है वो उधर जाती है। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगला है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो ये एडवर्ड जेनर हैं, जिन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया। तो चेचक जो होती है वो आपने देखा होगा, हमारे चेहरे पर जो दाग हो जाते हैं वह चेचक कहलाता है। तो इसमें एडवर्ड जेनर ने काफ़ी प्रयोग किया, तब इसका जो है उन्होंने आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो ये अपने हरगोविंद खुराना जी हैं, जिन्होंने इसका प्रयोग किया था। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस पौधे पर किया, तो उन्होंने जो है मटर के पौधे पर किया था ये। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? मतलब प्राकृतिक वर्णवाद। तो ये डार्विन हैं, इन्होंने इसकी एक पुस्तक भी है, तो इन्होंने ये नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था कि मतलब प्रकृति खुद ही सेलेक्ट करती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज जो है ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु विज्ञान के जनक भी ये कहे जाते हैं। जीवाणु जो होता है उससे बहुत सारे रोगों का इसे वाहक माना जाता है। तो जीवाणु जनित काफ़ी रोग हैं, वो हम आपको आगे बताते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विषाणु की खोज किसने की? तो विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी, 1892 में की थी। सबसे विषैला भारतीय सर्प, तो ये आपका हो जाएगा किंग कोबरा। ये सबसे विषैला भारतीय सर्प है। और विश्व में पूछा जाए तो आप कमेंट में बताइए विश्व का सबसे विषैला सर्प कौन सा है। नेक्स्ट है, सबसे लंबा स्तनी, तो ये जिराफ है। और जिराफ पे आपके लैमार्क ने भी प्रयोग किया था। उन्होंने बताया था कि जो जिराफ होता है ये समय के हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव कर लेता है। इनकी जो गर्दन है वो बड़ी हो गई थी, तो लैमार्क ने इस पर अपना एक प्रयोग किया था, तो उसमें जिराफ का नाम आता है। अगला है, सबसे बड़ा फूल, तो ये रेफलेशिया का है। अच्छे क्वेश्चन है ये। सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाला कुसेरकी, तो ये कछुआ हो जाएगा आपका। लगभग ये 300 साल तक जीता है। अगला है, जीवधारी और उनके वैज्ञानिक नाम बताए गए हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज कि मेढक, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है टिग्रिना। कुत्ता, तो इसका है फैमिलिया, कुत्ता, इसमें यहाँ पे ऊ की मात्रा नहीं लगी है। अगला है गाय, तो इंडिकस है। नाम तो बड़े बड़े हैं पर हमने मैन लिख दिए हैं। तो आम है, इसका है मैंगीफेरी इंडिका, तो इसका इंडिका ही लिखा है, मैंगीफेरी इंडिका है। तो अगला है, कोशिका शब्द का प्रयोग 1665 में किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये हैं रॉबर्ट हुक, इन्होंने कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये आपके हैं स्लीडेन और स्वान,
ये काफ़ी पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन पे हम टिक मार्क करते हुए चलेंगे, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक ये हो गया आपका, और एक ये हो गया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और एक ये भी हो गया, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट इस सीरीज में अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति जो है वो किस कोशिका में पाई जाती है? पादप कोशिका में। अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज का जो पाचन है इसके बारे में बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो सेलुलोज का पाचन है वो मनुष्य में नहीं होता है, हमारी जो अपेंडिक्स है जो आजकल गांव में लोग निकलवा देते हैं, प्रॉब्लम करती है, दर्द करती है पेट में, तो ये एक्चुअली ये हमारी अवशेषी अंग है, जैसे कान हो गया ये अवशेषी अंग है, और हमारे पैर की उंगली हो गई छुमनिया है वो भी एक अवशेषी अंग है। ऐसे ही अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। तो वो जो है ना उसका काम ही था सेलुलोज का पाचन करना। जब इंसान सेलुलोज पचाता था तो उसका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होता था, और उसकी एज जो है बहुत ज़्यादा होती थी। तो इसी कारण से इंसान की एज जो है कम होती जा रही है, क्योंकि अपेंडिक्स काम ही नहीं करती। अब हम कच्ची चीज़ों को कहाँ पचा पाते हैं, ये पका कर खाते हैं। तो जैसे जैसे हमने पका कर खाना शुरू किया है तो सेलुलोज का पाचन कम होता चला गया है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ऐसी सीरीज में 20 क्वेश्चन है। 20वां, तारकाय किन कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है तारकाय। ये क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट हैं और बड़ी बड़ी परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। छोटी कणिकाएँ क्या कहलाती हैं? तो राइबोसोम कहलाती हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो ये किसके बने हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। किसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? अभी मैंने बताया था, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने। कभी कभी बेंडा का भी नाम आता है। हाँ ये देखो, किस वैज्ञानिक ने नाम, अच्छा किस वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया? तो इसमें आपके हो जाएंगे बेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का श्वसन स्थल कैसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक। ये अच्छा क्वेश्चन है, यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? गाल्गी कैगो। ये सारे ही अच्छे क्वेश्चन हैं, लगभग 90%। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं 20% चीज़ें आप रट कर तैयार कीजिए, और 80% समझ कर तैयार करेंगे तो आपको आगे आने वाले टाइम में ऑप्शनल पेपर है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं, तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो ये लाइसोसोम को कहते हैं, आत्मघाती थैली। लवक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पादपों में पाए जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। पादप हरित कोशिका की रसोई किसे कहते हैं? पादप कोशिका की रसोई तो हरित लवक को कहते हैं। पत्तियों का पीला रंग किस कारण होता है? तो पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। गाय का जो दूध होता है वो उसका पीला रंग किसके कारण होता है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का रंग लाल किस वर्डी लवक के कारण होता है? तो ये लाइकोपेन के कारण होता है। लाइकोपेन क्या है? वर्डी लवक है, जिसके कारण टमाटर का रंग कैसा हो जाता है? पकने पर लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, गाजर में कौन सा वर्डी लवक पाया जाता है? कैरोटीन। बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको उम्मीद है आता होगा। तो चलिए, मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो ये 23 जोड़ी होते हैं, और टोटल कितने होते हैं? ये 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46। अगला क्वेश्चन है, वंश 25वां क्वेश्चन है, 35वां। वंश गति का वाहक किन्हें कहा जाता है? तो वंश गति का वाहक गुणसूत्रों को कहते हैं। और गुणसूत्रों की खोज किसने की थी? तो आपके इसमें आ जाएंगे बाल्डेयर। डीएनए क्या होते हैं? तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, इम्पोर्टेंट, तैयार कर लेना। वंशगति का वाहक किन्हें कहते हैं? गुणसूत्रों को। इनको शायद इंग्लिश में जीन भी कहते हैं। और जीन, अच्छा, डीएनए की दो, अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये बहुत आम क्वेश्चन हो गया है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली संरचना का मॉडल प्रतिपादन सन 1953 में किसने किया? तो ये वाटसन और क्रिक हो जाएंगे, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है। डीएनए का कार्य क्या है? आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन।
डीएनए की इकाई क्या है? जीन। जीन की खोज किसने की थी? तो जॉनसन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जॉनसन। जॉनसन। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा। ये आप इसकी फुल फॉर्म भी होती डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए मतलब डीऑक्सी, एन से न्यूक्लिक एसिड, तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है इसमें। ठीक है। 41वां क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो बीजमैन ने। ठीक है, बीजमैन ने अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी। आनुवंशिकता का पिता किस वैज्ञानिक को माना जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, तो इनको आनुवंशिकता का पिता माना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। मटर ने किस पौधे का चुनाव किया था? मेंडल ने। तो मेंडल ने मटर पौधे का चुनाव किया था। मटर जो होती है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण सबसे ज़्यादा इसके राइजोबियम जो जीवाणु होता है उसके द्वारा किया जाता है। गुणसूत्र का नामकरण 1888 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने दिया? तो गुणसूत्र का नामकरण 1888 ईस्वी में बाल्डेयर ने दिया था। हमने अभी आपको बताया था ये ऊपर कि गुणसूत्र का जो है नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था। राइट। अगला क्वेश्चन है 45, मानव में कितने आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं? तो टोटल कितने पाए जाते हैं? ये आपके पाए जाते हैं 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें 10 हमारी बॉडी स्वतः बना लेती है और 10 हम भोजन के रूप में लेते हैं। गाजर हो गया, खाने पीने में बहुत सारे एमिनो एसिड होते हैं, तो वो 10 होते हैं टोटल, और 10 हमारी बॉडी स्वतः बना लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो घोड़े में 64। अब इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। देखिए इसकी ट्रिक क्या है कि घोड़े के 4 पैर होते हैं। ठीक, 4 पैर होते हैं, तो घोड़ा कैसे चलता है? तिगड़िक तिगड़िक करके चलता है। तो तिगड़िक तिगड़िक मतलब 3, तो 3 का आप क्यों कर दीजिए, गुणा मत कीजिए, इसको ऊपर लगा दीजिए, तो 4 चौकू 16 चौकू 64। तो घोड़े के पैरों की संख्या कितनी होगी? 64। ये आपकी ट्रिक हो गई। ठीक है। कुत्ते में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 78 गुणसूत्र पाए जाते हैं कुत्ते में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें 1300 से 1600 गुणसूत्र, ये शायद सबसे ज़्यादा हैं गुणसूत्र, इसी में पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। मूल रचना एवं भूरी परिवर्तन में समान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समजात अंग। समजात अंग, इसके ऊपर मैंने काफ़ी कुछ विस्तार में बताया है। समजात अंग कौन कौन से होते हैं? चमगादड़ के पंख हो गए, घोड़े की अगली टांग हो गई, बिल्ली का पंजा हो गया, मनुष्य का हाथ हो गया। ये चित्र के माध्यम से हम आप समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, समरूप अंगों के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो समरूप अंग कौन कौन से हैं? तितली, पक्षियों और चमगादड़ के पंख, ये कैसे हो गए? ये आपके समरूप अंग हो गए। मतलब ये कार्य में जो ये देखने में एक समान होते हैं और कार्य इनके क्या हैं? सेम हैं, और देखने में अलग अलग हैं। चमगादड़ के जो पंख हैं वो देखने में कैसे हैं? बिल्कुल अलग। पक्षी के पंख हैं अलग, तितली के अलग हैं, लेकिन कार्य में क्या है? सेम है, उड़ने का काम करते हैं। जबकि समजात में क्या होता है? समजात में आपका क्या होता है? चमगादड़ के पंख क्या हैं? देखने में तो एक प्रजाति के हैं अंदर से, लेकिन काम क्या अलग अलग। घोड़ा चलता है, ये उड़ते हैं। बिल्ली भी चलती है, मनुष्य का हाथ, ये भी हाथ चलाकर काम करते हैं। देखिए कितना डिफरेंट है। यहाँ पर सभी एक जैसा काम करते हैं। तो रूप में क्या है और जाति में क्या है? जाति में क्या है? जाति इनकी एक है, कार्य अलग अलग है। रूप में क्या है? कार्य समान है। तो यहाँ से आप इसका डिफरेंस समझ सकते हैं। पक्षियों का विकास, ये इसमें ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कंपैरिजन करके ही पढ़ना, क्योंकि अगर ये पूछा गया क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम्स में। पक्षियों का विकास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, पक्षियों का विकास किस वर्ग में हुआ? तो सरीसृप वर्ग में। सरीसृप वर्ग में कौन कौन से आते हैं अभी हम आपको बताएंगे, फिर भी बता देते हैं। सरीसृप वर्ग में सारे रेंगने वाले आते हैं। कौन से आते हैं? जो रेंगते हैं। अब रेंगने में आपका कौन कौन सा हो जाएगा? तो रेंगने में आपका हो जाएगा कछुआ हो गया, घड़ियाल हो गया,
और मगरमच्छ हो गया, और इसी तरीके से छिपकली हो गई। तो ऐसे करके ये जितने भी रेंगने वाले हैं वो सरीसृप में आ जाएंगे, और इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेप्टाइल। ठीक है, 53 क्वेश्चन देखते हैं। जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो जीवों द्वारा उपार्जित लक्षण हैं, हमने आपको बताया था, तो ये लैमार्क ने दिया है। और किस जानवर पर प्रयोग किया था इन्होंने, बताइए जल्दी, अगर आपने भी पढ़ा होगा ध्यान से। तो लैमार्क ने किस पर किया था, जिराफ पर प्रयोग किया था। जिराफ की जो गर्दन, मैं तो जिराफ बना भी नहीं पाऊँगा, कैसे बनेगा, इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है ऐसे करके। तो जिराफ पे प्रयोग किया था लैमार्क ने। तो उपार्जित लक्षण का मतलब क्या है? उपार्जित लक्षण का मतलब है ये इन्होंने, इनके जो अंग थे, मतलब जो गर्दन थी, वो कोशिश, जब पेड़ ख़त्म होते चले गए तो इनकी गर्दन को, मतलब इनको भोजन के लिए क्या हुआ, मतलब खाना पाने के लिए अब वो पत्ते नीचे ख़त्म हो गए, घास फूस, तो अब बड़े वृक्ष हो गए, तो अब ये चढ़ तो सकते नहीं, तो उन्होंने गर्दन ऊंची करके जो है तोड़ना शुरू किया, कोशिश की। तो धीरे धीरे इनमें क्या हुआ, इनकी गर्दन का विकास होने लगा, और इस तरीके से ये जीवित रह सके। अगला क्वेश्चन है इसी सीरीज में, फिलोसॉफी जूलॉजिक, ये किस वैज्ञानिक की पुस्तक है? तो ये लैमार्क की पुस्तक है, फिलोसॉफी जूलॉजिक, अच्छी पुस्तक है। इंडिया में एक चीज़ मैंने देखा है, यहाँ पे साइंटिस्टों को ना उतना वो नहीं मिलता है, जो फॉरेन में क्या है, साइंटिस्ट लोगों को बहुत ज़्यादा वो मिलता है वहाँ पे, वरीयता, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। अभी अपने अमरोली में एक लोग व्यक्ति हैं, तो उनके यहाँ कोई साइंटिस्ट बना था, 16 करोड़ में वो बिके थे, मतलब उनकी जो वो थी वैल्यू 16 करोड़ आँकी गई थी। 1 से 2 साल का कोई प्रोजेक्ट था यूएस में, तो काफ़ी पेपर में वो उस समय आया था। तो कितनी वैल्यू चीज़ है। इंडिया में जीडीपी पे भी गवर्नमेंट कितना कम खर्च करती है। तो बाय द वे, अपना टॉपिक नहीं है ये। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहता है? फाइकोलॉजी। बढ़िया मेहनत करो, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं, लिखे हैं, पूरी टीम का सपोर्ट है इसमें। किस शैवाल को अंतरिक्षयान के केबिन के हौज में आकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं? तो ये क्लोरेला होता है, ये अंतरिक्ष यात्रियों को दिया जाता है। ये एक तरीके से समुद्री शैवाल होता है। क्या होता है? समुद्री, ये काई होती है ना, उस टाइप में ये गोलियां बना दी जाती हैं इसकी छोटी छोटी, तो ये उसको यात्रियों को दी जाती है। इसमें काफ़ी प्रोटीन होता है, तो अंतरिक्ष यात्रियों को उनकी भोजन भूख की भरपाई हो जाती है इससे। एथलीट फुट रोग किस लवक के कारण होता है? तो ये टीनिया के कारण होता है। खाज किस कवक के कारण होता है? तो एकेरस स्कैबिज। किसके कारण? एकेरस स्कैबिज के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज 1883 ईस्वी में किसने की? तो ये लीवन हॉक ने की थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। लीवन हॉक ने जीवाणु की खोज की थी। किस वैज्ञानिक ने कॉलरा तथा टीबी जीवाणुओं की खोज की तथा चर्म रोग का सिद्धांत दिया? तथा रोग का सिद्धांत दिया, कॉलरा और टीबी। बताइए। तो ये रॉबर्ट कोच हैं, इन्होंने जो है टीबी और कॉलरा के जीवाणुओं की खोज की थी। और जीवाणु की खोज किसने की, मतलब बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो लीवन हॉक। किसने की? अभी आपको बताया था मैंने, ये लीवन हॉक। ठीक है। रेबीज का टीका तथा दूध के पास्चर की खोज किसने की? तो लुई पास्चर है ये, इन्होंने रेबीज का टीका और दूध के पास्चराइजेशन की खोज की। अब मैं आपसे पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में बताना कि दूध कितने डिग्री सेल्सियस पर दूध को पास्चराइज किया जाता है, ताकि दूध में पौष्टिक बैक्टीरिया मृत भी ना हो और दूध काफ़ी देर तक कैसा बना रहे, बैक्टीरिया मुक्त बना रहे। तो वो हमको टेम्परेचर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप लोग ना कमेंट बॉक्स में अगर एक्टिव रहेंगे तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे भी कोई अगर इंटरेस्ट नहीं आता है वीडियो बनाने में, अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो वन वे कम्युनिकेशन हो जाता, तो उसमें ना फिर इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करो, तो मैं फिर ये इससे जो भी अर्निंग होगा तो मैं ये यूट्यूब पे ही खर्च करूँगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी
कि कंटेंट को इतना रिच बनाया जाए, इतना अच्छा बनाया जाए कि आप लोग भी ना शॉक्ड रह जाएं यार। अभी तो सर ने ये स्टार्ट किया था और देखिए 1 से 2 साल में कंटेंट कितना अच्छा देने लगे। क्योंकि मेरा ना पर्पज़ पैसे कमाना नहीं है, इसका जो मेन पर्पज़ यूट्यूब चैनल चालू करने का, कि लोगों को ना अभी भी ना कंटेंट इतना रिच नहीं मिल पा रहा है। कहीं भी चले जाओ कोचिंग सेंटरों में तो वहाँ पे सब होड़ लगी हुई है पैसा कमाने की। मैंने बहुत सारी कोचिंग्स की, तो कई जगह पे, कानपुर में कोचिंग है, मैंने नाम नहीं लूँगा, तो मैंने वहाँ कोचिंग की, 8,000 फीस जमा हुई। अब मुझे वहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं आया, वो मतलब वो ही पढ़ा रहे थे जो आता था, तो मैं वहाँ छोड़ दी मैंने 7-8 दिन में। और मैंने ग्रुप में बैठ के मतलब तैयारी की। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छी कोचिंग हम देखते हैं, ऊंची दुकान फीके पकवान। तो आप लोग सपोर्ट करो और मैं ना इतना रिच बनाऊंगा कंटेंट कि बहुत सॉलिड कंटेंट दूंगा। आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। कुछ मेरे ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो रियली में ना बहुत टैलेंटेड हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे हैं, प्री मेंस। एक लोग तो अभी पिछली साल थे तो उनका मेंस में शायद 2 नंबर से या 3 नंबर से रह गया था। तो ऐसे लोगों के साथ में रहकर मैं वहाँ से अच्छे कंटेंट उनको भी 1 या 2 घंटे लेकर आऊँगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। कम से कम मेरा वॉच टाइम इसका 4,000 घंटे होता है और 1,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो उतना होता है तो फिर मैं और लोगों को पेड वर्जन लेके और मैं इसको अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63। पौधों की जड़ों में रहते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो ये राइजोबियम जीवाणु है। तो ये राइजोबियम जो जीवाणु है ये पौधों की जड़ों में रहते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं। तो वहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में। और ये राइजोबियम होता है वो गांठों के रूप में जड़ों में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया जो होता है, और ये कैसा बैक्टीरिया है? फ़ायदेमंद है। अच्छा ये बताइए कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो मनुष्य के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो इसमें आपके बहुत सारे हो जाएंगे। दूध में बैक्टीरिया हैं, आपके दही का बैक्टीरिया है, और तीसरा आपका हो गया दूध हो गया, दही हो गया, और ये आपका एक ये राइजोबियम जीवाणु हो गया। और इसी तरीके से 2-3 और हैं कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं हमारे लिए। नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन है, चर्म उद्योग में चमड़े से बालों तथा वसा को हटाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जीवाणु, मतलब देखिए हमारा सहायक जीवाणु है ये। अचार, मुरब्बे आदि बहुत दिनों तक खराब क्यों नहीं होते हैं? तो जीवाणुओं के द्रव्य अंकुचन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में किसने की थी। तो विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में किसने की थी? इवानोव्स्की ने। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, फिर भी आप देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है वो कई बार। किस समूह को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। तो बायोफ्राइटा समूह को एम्फीबिया वर्ग का वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग, मतलब एम्फीबिया जानते हो, हिंदी में इसको उभयचर कहते हैं। एम्फीबिया को हिंदी में क्या कहते हैं? उभयचर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नग्नबीजी किस प्रकार के पौधे हैं। तो ये मरुद्भिदी हैं, मतलब मरुद्भिदी मतलब रेगिस्तान जैसी भूमि में पाए जाते हैं, मरुभूमि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति जगत का ऊंचा पौधा कौन सा है। तो ये सिकोया है और ये 120 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। इसका मैंने चित्र भी दिखाया है। सिकोया वृक्ष है, ये घने जंगलों में मिलता है आपको, काफ़ी ऊंचा वृक्ष है। नेक्स्ट है, खाने वाला साबूदाना किससे बनाया जाता है। तो ये साइकस से बनाया जाता है, पर इंडिया में ये कोई दूसरा नाम है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कौन सा है। इंडिया में साइकस से नहीं, ये साबूदाना इंडिया में कोई दूसरा है, पता नहीं मुझे, तो उससे बनाया जाता है। नेक्स्ट है, किन वृक्षों की लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं। तो चीड़ हो गया, सिकोया हो गया, देवदार हो गया, स्प्रूस हो गया।
अगला क्वेश्चन है इसी सीरीज में, तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो आपका तारपीन का तेल है ये चीड़ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। चीड़ की लकड़ी से तारपीन का तेल निकालते हैं। किस टेक्नोलॉजी से निकालते हैं? कुप्पी लगा के वहाँ से, और वहाँ पे दरार निकाल के बनाते हैं। नेक्स्ट है, चमड़ा तथा स्याही बनाने में काम आने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये टैनिन है, ये चमड़ा और स्याही बनाने में काम आता है। 74 क्वेश्चन, रेजिन का प्रयोग किस में किया जाता है? वार्निश और पॉलिश में रेजिन का प्रयोग किया जाता है, और पेंट बनाने में किया जाता है। ओके। 75 क्वेश्चन है, किस प्रकार के पौधे में बीज अंदर होते हैं? तो आवृतबीजी पौधों में क्या होते हैं? पौधों में बीज अंदर होते हैं। नेक्स्ट है, एक बीजपत्री पौधे किन्हें कहा जाता है? जिनके बीच में एक सिर्फ, कभी आपने देखा होगा, एक आपको नॉर्मल देखिए, जब हम कोई बीज डालते हैं तो वो उगता है तो किसी में केवल एक पत्ता निकला होता है मोटा सा, तो वो एक बीजपत्री हो गया। जिसमें दो बीज निकले होते हैं, दो पत्ते निकले होते हैं, वो कैसा होता है? दो बीजपत्री होता है। दो बीजपत्री पौधे किन्हें कहा जाता है? जिसमें दो बीज पत्र होते हैं। अगला है, जड़ें किस प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की जड़ें होती हैं, एक मूसला जड़ हो गई, एक अपस्थानिक जड़ हो गई। मूसला जड़ जो हो गई जिसकी जड़ मोटी होती है, अपस्थानिक जड़ वो हो गई इसमें रेशे पाए जाते हैं। तो गाजर की जड़ किस प्रकार की है? तो आप समझ सकते हैं, ये शंक्वाकार की जड़ है, ये मूसला जड़ होगी। शलजम चुकंदर की जड़ किस प्रकार की है? तो ये कुंभ रूपी जड़ है, और ये कैसी जड़ के अंतर्गत आएगी? तो ये मूसला जड़ के अंतर्गत आएगी। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना, ये पत्ती का मुख्य कार्य है। अच्छा, ये बताइए, पत्तियां जो श्वसन करती हैं वो किस भाग से करती हैं? तो मैं आपको इसमें थोड़ा हेल्प कर दूं। पत्तियां जो है, पत्तियों का जो ऊपर का भाग होता है वहाँ से श्वसन नहीं करती हैं। पत्तियां का जो नीचे का जो हिस्सा भाग होता है, एक ऊपर की परत होती है, एक नीचे की, तो पत्तियां हमेशा नीचे की परत से श्वसन करती हैं। पुष्प पौधे का कौन सा अंग है? तो पुष्प जननांग कहलाता है। पुष्प पौधे का कौन सा अंग है? तो ये जनन अंग है, जिसके माध्यम से ये अपनी प्रजाति को बढ़ाते हैं। भूमिगत तने कंद का उदाहरण कौन सा है? तो भूमिगत तना कौन सा हो गया? आपका आलू हो गया। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है परीक्षा में। भूमिगत तने घनकंद के क्या क्या उदाहरण हैं? तो बड़ा केसर हो गया आपका। भूमिगत तने सलकंद का क्या उदाहरण है? सलकंद, तो ये प्याज हो गया। अगला है, भूमिगत तने प्रकंद के उदाहरण क्या हैं? तो हल्दी हो गया, अदरक हो गया, ये क्या है? प्रकंद हैं। प्रकंद में क्या आ जाएगा? हल्दी अदरक। सलकंद में प्याज आ जाएगा। घनकंद में केसर आ जाएगा, और भूमिगत तने में आलू आ जाएगा। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुमंग किस प्रकार का जननांग है? बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो थोड़े अच्छे और थोड़े टफ होंगे। अब इनको थोड़ा ध्यान से देखना। पुमंग जो होता है वो नर जननांग होता है, पुष्प का ये भाग होता है, ये काफ़ी पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन है, जायांग किस प्रकार जननांग? तो जायांग आपका मादा जननांग है, ये भी पौधे के पुष्प के एक भाग में होता है। निषेचित अंड क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? युग्मनज। निषेचित अंड क्या कहलाता है? युग्मनज। अगला क्वेश्चन है, अमरूद केला किस प्रकार के फल हैं? तो ये सरल फल हैं, अमरूद और केला। इनका कौन सा भाग खाया जाता है? केले का अंदर का भाग खाया जाता है, अमरूद का पूरा। तो सेब किस प्रकार का फल है? तो ये असत्य फल है, पूछा गया है। सेब का खाना योग्य भाग कौन सा है? तो ये पुष्पासन है। कौन सा है? पुष्पासन। नाशपाती का खाना योग्य कौन सा भाग है? तो ये भी पुष्पासन है। जाइलम संवहनी ऊतक के मुख्य कार्य क्या हैं? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। जाइलम जो संवहनी ऊतक है उसका मुख्य कार्य है जल और खनिज लवणों का संवहन। पौधे में जो है जल और खनिज लवण जमीन से लेकर पौधे के तना और पत्तियों तक पहुंचाना। पौधे की आयु की गणना कैसे की जाती है? तो वार्षिक वलय को गिनकर। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम संवहनी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो फ्लोएम जो संवहनी ऊतक है ये है भोजन को ले जाता है पौधे के भागों तक।
और जाइलेम वो जल और खनिज। देखो कितनी बढ़िया ट्रिक है, जाइलेम में ही जल आ रहा है। देखो आपको जाइलेम में क्या आ रहा है, जल आ रहा है। ये लिखा है ना जाइलेम, जाइलेम में देखो जा इलम, तो जा और ला मतलब जल आ रहा है। ऐसी ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्तियां संवहनी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है, नहीं सॉरी, पत्तियों में हरे रंग का वर्णक क्या होता है। बहुत सरल क्वेश्चन है, तो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में किस तत्व का एक में परमाणु होता है, तो ये मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल के केंद्र में। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल प्रकाश में किन रंगों को ग्रहण करता है, तो बैंगनी, नीला और लाल, मतलब वनीला। इसकी ट्रिक है वनीला। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिक ज़्यादा होती है, तो लाल रंग में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है, तो आपकी सबसे कम जो होती है वो बैंगनी रंग में होती है। इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। और आगे के क्वेश्चन बताते चलें आपको, कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं अभी, 111 क्वेश्चन हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का उपचयन किसके बनने में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने से होता है। अच्छा ये बताइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल आता कहाँ से है, तो जल कहाँ से आता है, जड़ों से आता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किसके निर्माण में होता है, CO2 का उपचयन किसके निर्माण होता है, जो ग्लूकोज के निर्माण में होता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश सार रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में होती है, इसको भैया ध्यान से पढ़ लेना, ये पूछा गया है काफ़ी। तो क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में होती है, सॉरी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ये कैसी है क्रिया, पहले तो ये कैसी क्रिया है, ये एक रासायनिक क्रिया है। और ये क्लोरोफिल के किस भाग में होती है, तो ग्रेना में। अब समझो क्वेश्चन कितने अंदर से पूछे जाने लगे हैं। तो साथियों मेहनत कीजिए, जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए। मैं आपके साथ पूरी तरह से हूँ। कोई प्रॉब्लम होती है आप मेरे को बताइए, मेरे को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको ढूंढ कर बता दूंगा। रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में होती है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब रासायनिक है और प्रकाशहीन क्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में होती है, तो ये कहाँ होती है, स्ट्रोमा में। और जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है वो कहाँ होती है, ग्रेना में। अगला क्वेश्चन है, एथिलीन के मुख्य कार्य क्या है। एथिलीन का मुख्य कार्य क्या है, मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करना। और एथिलीन का एक और कार्य क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एथिलीन का एक और क्या है कार्य, फलों को पकाने में भी एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू के मुख्य कार्य क्या हैं, सॉरी एथिलीन के तंबाकू का मोंजेक रोग किस कारण से होता है, तो ये मोंजेक रोग है तंबाकू का, वो किस कारण से होता है, विषाणु के कारण। और एक मुझे क्वेश्चन ध्यान आ रहा है, कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने विषाणु की जो खोज की थी वो शायद तंबाकू के पौधे पर ही की थी, आई थिंक। मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। और शायद मैंने एक इसमें पोस्टर भी चित्र भी डाला, उससे मैंने तंबाकू का चित्र दिया था उसमें। तो अगला क्वेश्चन है, वो कंफर्म करना पड़ेगा टीम से, तो मैं बता दूंगा आपको कि कमेंट में कि कौन से पौधे पर विषाणु का प्रयोग किया गया था, मिला था सबसे पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में टिड्डू रोग का कारण कौन है, तो ये जीवाणु है कोरोनोबैक्टीरियम टिट्रिकी, टुंडू रोग टिट्रिकी। धान में खैरा रोग, ये रोग पूछ लिए जाते हैं कि खैरा रोग कहाँ होता है, धान में होता है। गेहूं का ये रोग पूछा है, तो ये भी ध्यान रखना। तो धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो जस्ते की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, जस्ते की कमी से होता है। सबसे छोटे बीज किस पौधे के हैं, तो आर्किड के। अच्छा क्वेश्चन है, सबसे छोटे बीज किसके हैं, आर्किड के। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो ये बुल्फिया है।
सबसे बड़ा हमने बता दिया था रेफलेसिया और सबसे छोटा वुल्फिया। चलिए इस सीरीज़ में इतना ही। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा बना हो तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो हम किस पर बनाएं तो आप बताते चलिए, और तो मैं उस टॉपिक से अच्छे क्वेश्चन निकाल के मैं आपको दूंगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमको स्टडी करनी पड़ती हैं, तो आप मुझे पहले बताएंगे तो वीडियो 1 से 2 दिन में तैयार करने में टाइम लगता है, तो मैं उसको कंफर्म करके कंसल्ट करके बताता हूँ। तो इस तरह से देखते रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।